सभी क्रांतिकारी को जय भीम। दोस्तों, एक बार चंद्रशेखर जी बाजी का भाषण सुनिए, जो साल भर पहले की स्पीच है। इतनी पब्लिक है दोस्तों, क्या बताओ। एक बार देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रशेखर भाई जी संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए ना, बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि हम लोग को बीच एक ऐसा नेता मिल गया है जो कि हम लोग को उसका साथ देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हमारे दलितों का कोई आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि चंद्रशेखर भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय भीम। देखो, मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 घंटे से आप लोग इस कड़ी धूप में, बहुत ही कंजेस्टेड जगह में, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है और यहाँ जगह कम है, आप लंबे समय से बैठे हुए हैं। हम तो यहाँ मंच पे बैठे हैं, यहाँ हवा भी लग रही है, तो आपके चेहरे बता रहे हैं कि हवा भी नहीं लग रही है। तो मैं आपके तकलीफ को तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हालात कुछ ऐसे ही हैं। इस तकलीफ को तो हम लोग सह सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ समय मैं आपका लूंगा, और उस समय में आप थोड़ी देर इस गर्मी को सहते हुए अगर बैठे रहेंगे तो मुझे इस बात का दुख तो है कि आपको गर्मी सहनी पड़ रही, लेकिन मुझे खुशी भी होगी कि आप मुझसे जो प्यार करते हैं वो दिखता भी है। तो क्योंकि देखो, कुदरत भी हमारे साथ है, मौसम ठंडा हुआ ही नहीं हुआ, मेरे आते ही हुआ ही नहीं हुआ। देखो, मेरा मानना हो सकता है मेरे बोलते बोलते आंधी या बारिश भी आ जाए। आपकी गर्मी की पीड़ा मैंने रखी, वो कुदरत ने सुन ली। उनको कुदरत के सुनने से फायदा नहीं होगा, उनको जब तक आप नहीं सुनोगे और आप मेरी बात पे नहीं चलोगे। जैसे कुदरत खड़ी हुई ना, अभी 5 मिनट पहले में और अब में फर्क हुआ नहीं हुआ, बताओ। लेकिन जब आप कुदरत की ने जिस तरह मेरी बात सुनी, ऐसे आप भी मेरी बात सुनोगे, तब जब लोगों ने क्या प्रदर्शन किया। यहाँ हमारी छोटी बहन भी बैठी है, मिशनरी गायिका निशा बोध, उसके लिए भी मंगल कामना उनकी पूरी टीम के लिए कि वो ऐसे आगे बढ़ते रहे। अक्सर उसकी शिकायत रहती है कि हमारे उसको बुला तो देते हैं मगर पैसे पूरे नहीं देते। ऐसे कई मिशनरी सिंगर है जो इस बात की मुझसे मेरे पास शिकायत करते रहते हैं। मैं समझता हूँ इनका भी मन बहुत है पैसे देने का, लेकिन क्या करूं, उनके हालात ही ऐसे। ये जो पैसा मैं कोशिश करूंगा कि समाज का सहयोग इनको इतना मिले कि इनकी जेब में इतने पैसे हों कि ये मेरी बहन को और फालतू करके पैसे दे कि वो और ताकत से मिशन का काम करे। मेरी इसलिए उसको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः मैं अपनी बात पे आता हूं। समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष भारत की धरती पे जन्मे, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा, अपने जीवन के सारे सुख सुविधाएं हमारी वजह से बलिदान की कि उनकी आने वाली पीढ़ी देश में स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जी पाए। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे बड़ा गौरव फील हो रहा है कि हम उनके वंशज हैं। उनके साथ साथ आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की भी शहादत दिवस है। मैं इस मंच के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, सिर्फ नमन करने से काम नहीं चलेगा। नमन के साथ साथ हमें उनके दिखाए रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। हमें जो लोग मिशन की बात करते हैं, जो लोग मिशन की भावना की बात करते हैं, जो नीला पटका डाल के हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को गांव देहात में जाकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। उनको खुद मिटा के, खुद को इस आंदोलन में लगा के, अपने समाज को अपने कंधों में बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये आंदोलन पुनः खड़ा होगा। मैं नमन करता हूं महात्मा बुद्ध को, मैं नमन करता हूं सतगुरु रविदास जी को, मैं नमन करता हूं भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले,
छत्रपति साहूजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को। मैं नमन करता हूं महामना रामसूर वर्मा जी को, शहीद आजम भगत सिंह को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, प्यारेलाल यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। मैं नमन करता हूं गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को। मैं नमन करता हूं कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। मैं नमन करता हूं कुंभाराम आर्य जी को, सर छोटू राम जी को, महाराज सिंह भारती जी को। और मैं नमन करता हूं माता दीन वाल्मीकि जी को, विजय सिंह पथिक जी को और उन वीरांगनाओं को जिनमें मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई कोरी और ऐसी वीरांगनाएं मां फूलन देवी, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपने बच्चों से भी ज्यादा हमें अपने बच्चे मान के हमारे लिए। लाइट चली गई। हेलो, अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। इस लाइट का तो इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जो रोशनी हमारे घरों से भी जाने का, छीनने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये तो जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा, ये जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा। या मुझे आपने इतनी ताकत दी है कि मैं और जोर लगा के बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक आ जाएगी, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन जो रोशनी भारतीय संविधान की वजह से हम वंचित वर्गों के घरों में आई थी, उसको ये सरकार छीनने का काम कर रही है। इसका भी इलाज करने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। हेलो हेलो, बोलने दो। हेलो, देखो क्या क्या सामना करना पड़ता है, समझ रहे हो। हेलो, इसका तो इंतजाम हो गया। अब बात करें, ये मैंने अपनी कुर्सी पे उस मां को बिठाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो बच्चा, वो हमारा छोटा भाई आकाश गुर्जर, आप अपने भाई के रूप में उसको महसूस करो कि वो आपका भाई था। चुप हो जाओ, जहां बैठे वहीं सुन लो। इतने अच्छे नहीं हो तुम, पहले तुम्हें बिठाना पड़ रहा था, अब तुम इनको ज्ञान बांटने लगे हो। अगर तुम पहले अनुशासित होते तो ये लोग। मैं आप वीरेंद्र जी भी, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है तो आकाश गुर्जर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को, वो हमारी मां जो यहां बैठी है आज, उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र आकाश गुर्जर की मां को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गए, उसको गोली मार के 40 दिन वो लोग वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं मानते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो ये सोचता होगा आकाश गुर्जर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुर्जर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुर्जर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं ये सरकारें किसके लिए है। हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है। ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को भूल जाएं। हो सकता है वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इस बात को भूल जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस अन्याय को नहीं भूलेंगे, इस बात को मैं जानता हूं। देखो,
मौसम अच्छा हो गया, सभी साथी हवा भी वीडियो को चल रही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अब करें। आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अब आपके सीने में आग लगनी चाहिए। मेरे पास इतनी समस्याओं की लिस्ट है। मैं जब वहां से चला चंदेरी से, आज हम चंदेरी में रुके, इन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह है। मैं भी ये सुनता था, किताबों मैंने पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की है चंदेरी का किला। मैंने इनको ये बताया कि किले तो यहां हम लोगों पे रहे हैं पहले, ऐसा नहीं, बहुजन समाज के लोगों का इस देश में राज सत्ता रही है, राजतंत्र में भी उनके पास राजा रहे हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस देश में बना के उसका अगर उदाहरण सुनना हो तो गुर्जर सम्राट मीरभोज उसका उदाहरण है। अगर आपको किले ही देखने हो तो उनके देख लो। लेकिन मैंने उस किले में बताया अपने लोगों को कि इस किले में अभी आपकी हैसियत ये है कि ये किला छीनने वाले तो आप हो, लेकिन इस किले के मालिक आप नहीं बन सकते। इस लोकतंत्र में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया और ये संदेश दिया माननीय कांशीराम साहब ने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। आप ये सोचो इस प्रदेश में हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, और हैसियत अगर जांचनी हो तो आकाश गुर्जर की मां की तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा हमारी बहुजन समाज की हैसियत यहाँ क्या है। अगर हैसियत देखनी हो तो जब अभी पंचायत का चुनाव आया, आप उसमें जो OBC समाज को आरक्षण मिला उसमें देख लो। और अगर हैसियत देखनी हो तो 2 अप्रैल को जब आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आए थे, आपके खून के लिए सत्य जैसी धाराओं में बंद किया गया। मैं खुद उस समय NSA में बंद था। अपराध मात्र एक था कि हम इस तानाशाही सरकार के आगे झुकना नहीं चाहते थे और अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। ये जून का महीना है, आज 9 तारीख है, 8 तारीख को मुझे बंद किया गया तलहौली में गिरफ्तार करके। आज 9 तारीख के समय मैं जेल में पहुंचा, 16 महीने मैंने जेल काटी, हर एक दिन मैंने ये इंतजार किया। देखो समय कैसे खींच के लाता है। मैं 8 तारीख की रात को चंदेरी के किले में था और 9 तारीख को आपके बीच में हुई है, वही 9 तारीख है 2017 में, जिस समय मैं अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था सीना तान के, और इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कराया। और जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर NSA लगा दी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। 16 महीने मैंने 6x10 की एक कोठरी में दिन काटे। आप सब समझदार लोग हो। उस 6x10 की कोठरी में मैंने इसलिए समय काटा कि एक दिन वो समय आएगा कि 6x10 की कोठरी से जो मैंने सीखा है, जो अन्याय मैंने सहा है, उससे ताकत लेके मैं समाज के बीच में जाके समाज को जागरूक करने का काम करूंगा कि फिर किसी चंद्रशेखर के साथ ऐसा ना हो। और इस बात को मैं कर भी रहा हूं लंबे समय से। लेकिन आज तकलीफ ये है कि चंद्रशेखर को तो सिर्फ जेल मिली थी, वो तो जिंदा है आपके बीच में, लेकिन आकाश गुर्जर की तो जान ही नहीं बची। मैंने उस दिन जब मैं आया और मैंने इनसे सवाल किया, यहाँ के अधिकारियों ने वादा किया, बड़ी लुभावनी बातें की, हम परिवार के घर जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम जांच कराएंगे। आपको नेमावर की घटना याद है या नहीं है बताओ? कितने लोगों को याद है नेमावर की घटना? इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं नेमावर के बारे में। मैं आपको याद दिलाता हूं, याद आ जाएगी। नेमावर के एक परिवार में एक बेटी थी भारती। उसके परिवार को, उन बच्चियों को मार के, एक छोटा सा बच्चा भी उस घर में था, उनकी मां थी, और 12-14 फुट नीचे गड्ढे में जो है दफना दिया गया। और हम लोग नेमावर पहुंचे थे और हमने सरकार से ऐलान किया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बाद में CBI जांच हुई, नीचे भी इनकी सरकार, ऊपर भी इनकी सरकार, और परिणाम ये हुए कि CBI जांच में भी कुछ नहीं आया। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए दर्द इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम दुश्मन को ताकत देते और उम्मीद करते हैं कि हमारा भला करेंगे। आप ये सोचो, जहां आज भी देश में जातिवाद है, जहां आज भी देश में गैर बराबरी है, वहां ये लोग आपको अधिकारों का जीवन, सम्मान का जीवन देने के लिए तैयार हैं क्या? अगर नहीं तैयार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के आपकी अपनी ताकत नहीं बनाते। ये डबरा है, ग्वालियर है, चंबल है, ये क्रांति की भूमि है। चंबल का इतिहास पूरे देश दुनिया में पढ़ा जाता है कि चंबल में बागी पैदा होते हैं। चंबल के बागियों को
अब क्योंकि लोकतंत्र भारत में है, बागी बनना चाहिए, लेकिन इस बार हथियार नहीं, इस बार संविधान उठाना चाहिए और कलम की ताकत के लिए लड़ना चाहिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात के साथ खड़े होने की देर है जब वो कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर के लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज आपको माननीय काशीराम साहब की उस बात के साथ खड़ा होना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आज माननीय काशीराम साहब की उस बात के साथ में खड़ा होना चाहिए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी चाहिए। आप ये सोचो, इस मध्य प्रदेश में 90% बहुजन समाज में से अगर हम 40-45% बहुजन समाज को भी अपने साथ जोड़ लें, भाईचारा पैदा कर लें और वोट की शक्ति के लिए गांव-गांव जाके बूथ कमेटियां बना के, सेक्टर कमेटियां बना के संघर्ष करें और यहां हम लोग ताकत में आ जाए, तो क्या अभी कभी आपको किसी अन्याय के क्या आपके साथ अन्याय होगा? पहली बात। या फिर अगर अन्याय की कोई घटना हो जाएगी तो आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। आपने देखा कि जब 10% आर्थिक आधार का आरक्षण लागू हुआ, क्या किसने धरना किया? क्या आंदोलन किया? क्या कोई ज्ञापन दिया? जिनकी राज सत्ता होती है, जिनके पास ताकत होती है, उनको अधिकार मिलते हैं। जिनके पास राज सत्ता नहीं होती उनको जूते 4 मिलते हैं। हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें जूते चाहिए या हमें जो है अधिकार चाहिए। मैं कई घटनाओं पर जिक्र करूंगा। एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो नौजवान नेता हमारे तैयार हो गए, मैं वो मेरी बात में गौर करें। ये मेरा संदेश है आपको। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे कार्यक्रम के आयोजक वो भी जो हैं भाई सत्येंद्र जी, वो भी नौजवान हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष भी नौजवान हैं सारे। मैं आपसे संदेश के तौर पे कहना चाहता हूं, हम नौजवानों के कंधे पे मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस इतने बड़े समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो आपको लगता है कि क्या इतने अवसर, इतने अधिकार बचेंगे आने वाले समय में कि आने वाली पीढ़ी देश में लड़ पाएंगी? हम जितने नौजवान बैठे हैं, हम मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग रोजगार छोटा मोटा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचने का प्रयास किया? आज हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं लड़े तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में क्या बचेगा? आपके घर में जो 4, 6, 7, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, कल जब अधिकार खत्म हो जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि जब अधिकार छीन रहे थे आप क्या कर रहे थे भैया, आप क्या कर रहे थे चाचा, आप क्या कर रहे थे ताऊ? क्या जवाब दोगे तब आप? देखो, जब जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, हमें मेहनत करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। आपको गांव देहात में निकलना है। हर विधानसभा में अपने 200 सक्रिय कार्यकर्ता खड़े करने हैं। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ताओं को 400 बूथ होंगे मुश्किल से यहाँ विधानसभाओं में। हर एक कार्यकर्ताओं को 2 बूथ बनाने की जिम्मेदारी देनी है। जब आपके बूथ पे 30 से 35 लोग आपके संगठन से, आपकी पार्टी से जुड़ जाएंगे और वो लोग मेहनत करेंगे अगले 3 महीने, तो आप बूथ जीत के आओगे। जो बूथ जीत के आएगा वो विधानसभा जीतेगा। जिनका जो विधानसभा जीत के आएगा, जिनके ज्यादा विधायक होंगे, उनकी सरकार बनेगी। जिनकी सरकार बनेगी उनके समाज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनके समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनके समाज के आकाश बुजुर्ग का हत्या ना होगी, उनके साथ 2 अप्रैल जैसी खून के लिए होली नहीं खेली जाएगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये सोचते हो कि आपका काम कोई और करेगा? आप ये सोचो, मुकाबला किनसे है? मुकाबला उनसे है जो ईमानदार नहीं है, जो झूठे हैं, फरेबी हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, उनसे मुकाबला है। वो 5 बजे उठ के झूठ फैलाते हैं। हम एक दिन सभा करके सोच रहे हैं कि हमारा राज आ जाएगा, ये तो संभव नहीं। इसलिए ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते, जिनके दिल में पीड़ा है, जो गुलामी की बेटियां काटना चाहते हैं, उन वीर नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको बुला रहा है। इतिहास आपको याद कर रहा है कि आने वाले समय में आपको किस नाम से जाना जाए। इस नाम से जाना जाए कि आपने अपने कंधों पे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, या आप चुपचाप उस समय सहते रहे जब अधिकार छीन रहे थे। आपको वीरों की श्रेणी में शामिल होना है
या आप गद्दारों की श्रेणी में जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, कोई कमी आप में नहीं है, रोटी आप भी खाते हैं, कुदरत में 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा शरीर आपको दिया है, आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप गांव देहात में जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम करो। जिस दिन से मैं भाईचारे के लिए लगा हूं, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जान लो, छोटी छोटी घटनाओं से हमें अपनी एकता को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये सोचो, ये साजिश करके हमारी एकता को तोड़ेंगे। आज हमारी एकता तोड़ रहे हैं, कल हमें अधिकारों से वंचित कर देंगे। अगर हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो हमें अधिकार लेने पड़ेंगे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फसल आपने तैयार की है मेहनत करके, सिर्फ साधारण भाषा में समझे गांव की, कि जो फसल आपने तैयार की कर दी है, उस फसल को घर तक लाओगे कैसे? जो फसल आपकी खेत में खड़ी है उसको घर तक पहुंचाओगे कैसे? अगर फसल जो खेत में खड़ी है उस पर प्राकृतिक मार भी होगी, आंधी आ जाएगी, फसल गिर जाएगी, ओला पड़ जाएगा, फसल गिर जाएगी, बारिश आ जाएगी, फसल डूब जाएगी, कोई चोर चुरा ले जाएगा, कोई आग लगा देगा। ये जो फसल आपने बहुजन समाज की तैयार की है, अगर आप बूथ के जरिए इसको संगठित नहीं करोगे, यानी कि फसल को काटने वाले, फसल को इकट्ठा करने वाले, फसल को ढोके घर तक लाने वाले तैयार नहीं करोगे, बूथ पे कार्यकर्ता ईमानदार समर्पित, तो फसल आपकी होगी और वो घर किसी और के जाएगी। जब फसल आपकी होगी और घर किसी और के जाएगी तो भला किसी का होगा। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बूथ के संगठन को मजबूत करो, विश्वास करो। आपकी दृढ़ इच्छा के सामने ना तो बारिश आपके हौसले को हिला सकती, ना ये आंधी तूफान आपके हौसले को हिला सकता। मैं आपको जानता हूं, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हो, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हो। आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। इस आंधी तूफान से बड़ी आंधी चल रही है आपके अधिकारों के खिलाफ। उन अधिकारों के खिलाफ जो आंधी चल रही है, उस आंधी को आपको रास्ता उसका मोड़ना पड़ेगा, उस आंधी को आपको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो फिर कल ऐसा हो जाएगा कि 1950 से पहले का भारत लौट आएगा। आपने देखा कि देश में नई संसद का उद्घाटन हुआ और इन्होंने वोट मांगे कि हमने आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बना दी है। लेकिन आप ये देखो कि जब सम्मान देने का मामला आया तो उन राष्ट्रपति जी को एक बार बुलाना भी गवारा नहीं समझा। आप समझो कि जो हमारे सर्वोच्च पदों बैठे लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो वो हमें हमारा सम्मान करेंगे क्या? ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए क्योंकि कई मामले मेरी जानकारी में आए, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने नीले पट्टे गले में डाले हैं, जो हमारे नौजवान गुर्जर समाज के भी नेता पिछली बार मेरी गाड़ी में बैठ के मुझसे बहुत देर तक जिन्होंने वार्ता की थी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास रुकेगा नहीं, समय रुकेगा नहीं। इतिहास आपके लिए भी समय रोक के खड़ा नहीं होगा। आपको भी आज से लगना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा देहात में जाके। जो पिछड़े वर्ग के और हमारे कुशवाहा मौर्य साके और जो हमारे जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी मैं नौजवान साथियों को, अपने नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपको भी गांव देहात में जाके भाईचारा पैदा करना पड़ेगा और वोट की शक्ति इकट्ठी करके आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, मेरी बात को आप लिख लो कि मध्य प्रदेश में मैंने महसूस कर लिया कि इस बार सत्ता की चाबी आपके हाथ में आने वाली है। आपके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप ये जान लो कि जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी तो आपका नेता ऐसा है, आपका भाई, कि आपके एक एक अधिकार को दुश्मन के जब्बे से छीन के आपके कदमों में निछावर करने का काम बहुत जल्दी कर देंगे। जैसे टीकला गांव में आदिवासी समाज की झोपड़ी तोड़ी जा रही है, 40 आदिवासी मोहना से आए हैं, वो उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनके कागज भी मेरे पास हैं कि भाई हमारी सरकार को उन्होंने लिखा, देखो सुनो ये सरकार कितनी हितैषी है। 15 साल से 70 घर की बस्ती बसी हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको प्राइवेट कंपनी को सौंपना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं नहीं हटोगे तो बुलडोजर चला देंगे। आप ये बताओ, सरकार का काम लोगों को बसाना है या उजाड़ना है? आप बताओ सब लोग। जो अपने प्रदेश की जनता को उजाड़ना चाहते हैं वो सरकार क्या गरीबों के लिए अच्छी है? तो मैं अपने भाइयों को वचन देता हूं
कि जब भी आपके साथ अन्याय की बात आएगी या कोई ऐसा मामला आएगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी सरकारी बसें बंद कर दी है, जिससे नौजवान लोगों को जो रोजगार मिल रहा था वो लगभग खत्म सा हो गया उन विभागों में। हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिनको मुझे आपको बताना, जैसे बैकलॉग भर्ती। हम 12 फरवरी को इकट्ठा हुए थे भोपाल में। बैकलॉग के पदों पे कोई भर्ती नहीं की जा रही है। SC ST OBC के नौजवान सड़क पे धूल भाग रहे हैं। SC ST OBC के लिए प्रमोशन में आरक्षण की मांग हमने की थी, उसमें सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आकाश गुजर का परिवार भाई यहाँ है,